दोस्तों ईरान वॉर से यदि किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हो रहा है नेटो के भविष्य का। अगर आप देखें तो ट्रंप नेटो पे आज फिर बोल रहे हैं कि इतने हमने बिलियंस खर्च कर दिए, क्या फायदा हो रहा, हमारे लिए तो ये खड़े ही नहीं होते। तो वहीं दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक काफी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने प्लान बना लिया है कि कैसे एक एक करके इन सभी नेटो पार्टनर्स को पनिश करना है। और वहीं और एक रिपोर्ट आज आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोप ने भी प्लान बना लिया है कि एक ऐसा नेटो बनाए जिसमें यूएस ही ना हो। जी हाँ, नेटो विदाउट यूएस, इसकी कल्पना यूरोप ने करना स्टार्ट कर दिया है और ईयू का वॉर प्लान रेडी हो गया है। दोस्तों आज की ही बात आप देख लीजिए, अगर आप नेटो के यूरोपियन पार्टनर्स की बात करें तो उनमें ट्रंप की स्टॉन्चेस्ट अलाई जॉर्जिया मेलोनी है। अब दोस्तों ट्रंप ने मेलोनी पे भी निशाना साधा है जिसमें वो कहने लगे हैं कि मेलोनी तो डिजर्व ही नहीं करती इटली की प्राइम मिनिस्टर रहे, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। क्लियरली दोस्तों ईयू एक ब्रेकअप की तरफ जा रहा है यूएसए के साथ। क्या हो रहा है बेहद आवश्यक है आप देखें। आप किस प्रकार से ट्रंप ने सबसे पहले पोप तक को नहीं बख्शा, जी हां, पोप के बारे में भी बहुत सारी बातें की और उसके बाद कहीं ना कहीं जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि जो ट्रंप कह रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है, इस प्रकार की बात आप पोप के बारे में नहीं कर सकते। अब दोस्तों उस पे आज ट्रंप बोल दिए, जानते हैं अनएक्सेप्टेबल कौन है? वो बात नहीं, अनएक्सेप्टेबल जॉर्जिया मेलोनी है कि वो ईरान जिसपे यदि उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो इटली को 2 मिनट में उड़ा देगा, लेकिन वो आज इटली की प्राइम मिनिस्टर बनके बैठी हैं। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं ट्रंप ने मेलोनी को टारगेट किया है। वही दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये 4 दिन पहले आया था, जिसमें ट्रंप टीम ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि कैसे नेटो कंट्रीज को पनिश किया जाएगा। और वही ये आज का रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, ये भी एक्सक्लूसिव है। यूरोप एक्सेलरेट कर रहा है नेटो फॉल बैक प्लान, जैसे ही ट्रंप पुल आउट करेंगे तो कैसे यूरोपियन नेटो इन पिक्चर आ जाएगा और यानी कि एक ऐसा नेटो बनाएंगे जिसमें यूएस ही नहीं होगा। दोस्तों ये क्या आर्टिकल है, ये दोनों रिपोर्ट्स को हम देखेंगे और साथ ही साथ यूरोप के लिए इस वक्त क्या चैलेंज है, क्यों वो यूएस को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो ट्रंप कहते हैं कि वो यूरोप के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करते हैं नेटो में रह के, जरा वो वास्तविकता भी जानते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो को इसके साथ करते हैं शुरू। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आप सभी को बताना चाहूंगा, इस दोस्तों 19 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। वो सभी विद्यार्थी जो कि सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एसएससी से लेकर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप ये ऑल इंडिया यूपीएससी का मॉक टेस्ट देंगे आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्री मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से जाके रजिस्टर कर लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, सभी आपके मित्रगण उन सभी के साथ ये शेयर कर दें, पिंड कमेंट में जो लिंक है वो भी अवश्य शेयर कर लें ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़ सकें इस 19 अप्रैल को। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी में क्यों यहां पे इस प्रकार से अगर आप देखें तो बहस चल रही है, उसके पीछे आपको जानना पड़ेगा। तो आपको जानना होगा ट्रंप और पोप के बीच में क्या फ्यूड हुआ है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो पोप लियो हैं उन्होंने साफ साफ कहा इस वॉर के बारे में कि देखिए पीस की आवश्यकता है दुनिया को और जो वॉर है ये अनएक्सेप्टेबल है। ट्रंप का जो एग्रेसिव स्टैंस है, स्पेसिफिकली जब उन्होंने कहा कि ईरानियन सिविलाइजेशन में डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसकी पोप ने बहुत ज्यादा निंदा की। अब दोस्तों धर्मगुरु का ये काम है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि सिविलाइजेशन में मिटा दूंगा। कोई धर्मगुरु बोले कि बहुत अच्छा काम है और करो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन ट्रंप ने इसे पर्सनली ले लिया। उन्होंने पोप लियो की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि ये बड़े वीक है क्राइम पे, टेरिबल है फॉरेन पॉलिसी के लिए, मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले उससे ओके रहेगा। लियो शुड गेट हिज एक्ट टुगेदर। जी हां, पोप की बात हो रही है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, रेडिकल लेफ्ट को कैटर ना करें, फोकस करें, आप बढ़िया पोप बने न कि पॉलिटिशियन। फिर दोस्तों वापस रात बीती ट्रंप का, शायद कुछ लोग कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ा है और उनका एग्रेशन बढ़ता गया। उन्होंने फिर कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोप जो कर रहे हैं उससे कैथोलिक चर्च को इंपैक्ट हो रहा है। लियो को तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, पोप की बात हो रही है, लियो मुझे धन्यवाद दे क्योंकि आज वो पोप बने हैं क्योंकि चर्च चाहती थी कोई अमेरिकन पोप बने। अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं आता तो लियो वेटिकन में नहीं आते। उसके बाद और संतुलन बिगड़ा। रात होते होते ट्रंप ने यह तस्वीर डाल दी जिसमें कई लोग कहते हैं ये अपने आप को प्रभु जीसस जैसा दिखा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे ट्रंप से पूछा गया, फिर ये पोस्ट भी उन्होंने सुबह आके जब होश आया तो डिलीट कर दिया, तो उनसे पूछा गया ये कैसा इमेज शेयर किया, आप जीसस बन गए हैं क्या? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर बना हूं।
अब होगा इनका भी शौक, शायद राजा बाबू वाला अलग अलग रूप में खुद को देखते होंगे। खैर दोस्तों, इसी पे ट्रंप और मेलोनी के फ्यूड स्टार्ट हुआ। 13 अप्रैल की बात है। मेलोनी ने कहा, ट्रंप का बड़ा रेयर रिब्यूक किया, क्योंकि एंड ऑफ द डे ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी घनिष्ठता है मेलोनी की। दोनों ही राइट स्पेक्ट्रम से ही आते हैं, तो आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैं। अगर आप यूएस का जो लीग्ड, अगर आप देखें तो जो डिफेंस कहीं ना कहीं पॉलिसी आया था, उसमें इटली को एक अलाई के रूप में देखा गया था। और यहां पे लेकिन उस इटली को प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप को क्रिटिसाइज करना पड़ा। कारण बड़ा सरल है, मेलोनी के हाथ बंधे हुए हैं। जो उन्होंने पोप को टारगेट किया है, उससे इटली के लोग बड़े आहत हैं। इटली की अगर आप बात करें तो वहां पे जो पॉपुलेशन है अधिकतम कैथोलिक क्रिश्चियंस की है, और वो कहीं ना कहीं पोप का इस प्रकार से कोई कहीं से भी इस प्रकार से उनके बारे में इस प्रकार की निंदा करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो ट्रंप कर रहे हैं, वो कैसे सहेंगे। तो लोग बड़े नाराज हैं ट्रंप से, इसलिए कहीं ना कहीं मेलोनी को भी अपने वोटर का ध्यान रखना पड़ा। उन्होंने भी बोल दिया कि जो पोप ने कहा है वो बहुत सही काम किया है। एज अ हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च उनके लिए नॉर्मल है कि वो पीस की बात करें, कंडेम करें वॉर को हर रूप में। लेकिन फिर ट्रंप ने इसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता था मेलोनी में करेज है, लेकिन मैं गलत हूं। जानते हैं क्या अनएक्सेप्टेबल है? मेरी बात नहीं, अनएक्सेप्टेबल यह है कि मेलोनी को परवाह ही नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो क्या होगा, इटली 2 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। मेलोनी की सरकार ने फिर अनाउंस किया कि देखिए, एक कदम आगे बढ़ के पहले तो क्रिटिसाइज किया और ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इजराइल के साथ उनका जो डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटी है उसका ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं होगा, कंसिडरिंग मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, यहां पे कहीं ना कहीं इससे भी ट्रंप बड़े नाराज चल रहे हैं पूरे के पूरे यूरोप से। यूरोप का जो इस वक्त अगर आप देखें जो स्टैंस रहा है ईरान वॉर में, वो बड़ा कहीं से भी यूएस के सपोर्ट में नहीं रहा है। और उनका यही कहना है कि ये वॉर अनकॉल्ड फॉर था, इस वॉर की आवश्यकता नहीं थी। जब आप टॉकिंग टेबल पे बैठे हैं, कहा जा रहा था ईरान बातचीत के द्वारा ही काफी कुछ देने को तैयार था विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स, तो वॉर क्यों किया, यही उनका स्टैंस रहा है। लेकिन ये बात यूएस को पसंद नहीं है, और यूएस ने कहा कि मैं प्लान बना लिया है कि वो नेटो को करेंगे पनिश। उन्होंने कहा, देखिए, जो प्लान एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल आया है कि ट्रंप चाह के भी नेटो से निकल नहीं सकते, क्योंकि जाते जाते बाइडेन ने एक रूल बना दिया था कि यदि यूएस नेटो से निकलेगा, क्योंकि ट्रंप फर्स्ट टर्म में यही बात करते थे, तो बाइडेन ने रूल बनाया था यदि यूएस नेटो से निकलेगा तो ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, बल्कि कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए, सेनेट में 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा, जो कि ट्रंप के पास आने से रहा। तो यूएस नेटो में तो रहेगा। तो यहां प्लान बनाया गया है कि यूएस नेटो में रहते हुए अपने जो ट्रूप्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो अनहेल्पफुल नेटो अलाइज के देश से खींच लिया जाएगा, उनको फॉरवर्ड डिप्लॉय उन देशों में किया जाएगा जो यूएस के लिए सपोर्टिव रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों कुछ देश का लिस्ट बनाया गया है जिनको टारगेट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। कुछ देश का लिस्ट है जिनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो पहले देखते हैं किसको पनिश किया जाएगा। तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें स्पेन का। कारण क्या है? स्पेन ने तो यूएस एयरक्राफ्ट को एयर स्पेस भी देने से मना कर दिया था कि आप स्पेन के ऊपर से भी नहीं उड़ सकते अगर आप ईरान ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्पेन से जो भी यूएस बेस है सब खींचा जाएगा। जर्मनी का आता है नंबर 2। उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने पब्लिकली ईरान कैंपेन को क्रिटिसाइज किया था, तो यूएस ने नोट कर लिया है अपनी लाल डायरी में, जिसमें जर्मनी के बारे में साफ साफ कह दिया गया है कि जितना भी इसका एयर बेस वगैरह है नेटो का, यूएस बंद करवा देगा। दोस्तों मत भूलिएगा, जर्मनी में रैमस्टीन एयर बेस है जो कि लार्जेस्ट यूएस एयर बेस है आउटसाइड यूएसए, तो उसको वो फॉरवर्ड डिप्लॉय कहीं और करवाएगा। तीसरा नंबर है इटली का। इटली ने भी दोस्तों एयर बेस जो सिसिली में है वो यूज करने से यूएस को नहीं अलाउ किया था, तो उसको भी पनिश किया जाएगा। फिर फ्रांस है जिसने लिमिटेड बेस एक्सेस दिया था सदर्न फ्रांस में, वो भी तब जब यूएस ने गारंटी दिया था कि इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट ईरान में स्ट्राइक करने नहीं जाएगा। तो इन सब का लिस्ट बना लिया गया है, मत भूलिएगा। इसमें यूरोप के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब किसको रिवॉर्ड किया जाएगा? तो पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, ग्रीस, ये वो देश हैं जिन्होंने यूएस बेस एक्सेस अप्रूव भी किया, इंटरनेशनल कोलिशन हॉर्मुज को खोलने के लिए उसे बैक भी किया। अब दोस्तों यहां पे सवाल पूछा जा रहा है कि इसके बाद ट्रंप फिर कहने लगे कि नेटो की तो आवश्यकता ही नहीं है। ट्रंप बोले कि हमने बिलियंस खर्च किए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन नेटो को हम देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मदद नहीं करते। नेटो के बारे में कहा जाता है कि ये तो जैसे लीच होता है, कुछ वैसे ही दे आर ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। क्या ये सच है? तो आइए जरा इसको भी जानते हैं। ट्रंप और उनके जो तरफ से लोग आते हैं उनका अक्सर कहना है कि 980 बिलियन का फिगर दिया जाता है कि यूएस 980 बिलियन खर्च करता है नेटो के लिए, जो कि पूरे नेटो का 65% है स्पेंडिंग का। तो यहां पे सवाल यह पूछा जाता है, ये 980 बिलियन का या उसके आसपास का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर यूएस का होता है, क्या उससे
वो जर्मनी को फोर्सेस दे रहा है, फ्रांस को दे रहा है, क्या यूके को दे रहा है? बिल्कुल नहीं। ये 980 बिलियन का जो फिगर है, ये यूएस अपनी आर्मी पे खर्च कर रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री बना के रखा है, जिससे ग्लोबल पोस्टर बनाता है, वो उसका खर्चा है। वो किसी और को तो फोर्सेस दे नहीं रहा, किसी और को तो ना ही कोई डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है, वो तो उसका खुद का खर्चा है, क्योंकि तुम ग्लोबल पावर हो, तुमको हर जगह अपना प्रेजेंस रखना है। तो ये कहीं से भी नेटो के ऊपर तो खर्चा नहीं है। दूसरी तरफ 2025 की बात करें तो यूरोप ने अकेले 38.6 बिलियन का यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। 37% टोटल यूएस का डिफेंस एक्सपोर्ट्स यूरोप से ही आता है। जब से रशिया का यूक्रेन इन्वेजन हुआ है, तब से अब तक यूरोपियन नेटो अलाइज ने $265 बिलियन का ऑर्डर दिया है यूएस इक्विपमेंट्स में। ये जो पैसा जा रहा है यूरोप से यूएस, ये कहां जा रहा है? ये अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग, जनरल डायनामिक्स जैसी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कंपनीज हैं, उनके पास जाता है, जिससे यूएस में जॉब्स क्रिएट होता है एक तरफ। दूसरी तरफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अगर यूएस अकेले अपने लिए वेपन बनाएगा तो लिमिटेड ऑर्डर होगा, लोअर यूनिट कॉस्ट होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा, तो यूएस को महंगा पड़ता है। मत भूलिएगा, इन्हीं पैसों से जो फॉरेन एक्सपेंडिचर होता है, उससे ही ये सारे के सारी जो कंपनीज हैं, ये यूएस में जो R&D हो रहा है उसको सब्सिडाइज कर पाते हैं, प्रोडक्शन लाइंस मेंटेन कर पाते हैं। इसके सिवा यूएस के लिए टैक्स रेवेन्यू बनता है, एक्सपोर्ट अर्निंग होती है। तो कहीं से भी नेटो आप अगर देखें तो ये यूएस के लिए एक तरीके से चीजें हैं, जिससे वो यूएस इन कंट्रीज से काफी कुछ ले रहा है और अपने ऊपर निर्भरता भी बना के रखा है, और मन में एक डर भी यूएस के जाने का बना रहता है। तो ये हर तरीके से यूएस के फायदे में है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा, ये यूएस का अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, जब आप बार बार एक ही चीज बोलेंगे तो क्या होगा? सामने वाला प्लान बी बना लेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने वैसे ही प्लान बी बना लिया है। यूरोप कह रहा है कि देखिए, नेटो से तो ट्रंप निकलने नहीं वाले, तो एक नया नेटो बनाने की जरूरत नहीं है। जो नेटो आर्किटेक्चर है उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसी को यूरोपियनाइज कर देंगे, और इस तरीके से फास्ट ट्रैक यूरोपियन नेटो बन जाएगा, जिसमें क्या होगा कि यूरोपियन ऑफिसर्स, यूरोपियन एसेट्स रहेंगे नेटो के कमांड एंड कंट्रोल नोड्स में। इसमें इस वक्त अगर आप देखें तो यूजुअली यूएस ऑफिशियल्स बैठते हैं, तो उनको हटाया जाएगा, उसके जगह यूरोपियन ऑफिसर्स आ जाएंगे। वैसे ही जहां जहां पे यूएस अपनी फोर्सेस खींच के चला जाएगा, उन बेसेस में, बेसेस तो तैयार है, रैमस्टीन तो वहीं का वहीं है, सिसिली में एयरबेस तो वहीं का वहीं है, तो उसमें यूरोपियन फोर्सेस भरा जाएगा, जिससे गैप्स फिल कर सके, ताकि यूएस जब चला जाए तो चीजें एज यूजुअल रन होती रहे, लेकिन यूएस कमांड एंड कंट्रोल, यूरोपियन कमांड एंड कंट्रोल के अंदर। गोल बड़ा क्लियर है इसके सिवा कि यूएस हमें न्यूक्लियर डिटरेंस देता है ना, तो वो हम यूरोप से ही ढूंढ लेते हैं। जो आर्टिकल 5 ऑपरेबिलिटी है कि मेरे ऊपर वॉर यानी तुम पे भी वॉर, ये यूरोप में अंदर में ही हम कर लेते हैं। और इस पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी जोर शोर से बात हो रही है। फ्रांस एंड जर्मनी एकजुट हो रहे हैं, ज्वाइंट न्यूक्लियर डिटरेंस करेंगे। फ्रांस कह रहा है कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स के नंबर्स में बढ़ाने वाला हूं, किसी को भी नहीं बताने वाला कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स में बना रहा हूं, ये डेटा पब्लिक नहीं होगा। और ये पूरे के पूरे यूरोपियन अलाइज को मैं, फ्रांस कह रहा है कि मेरे न्यूक्लियर अम्ब्रेला में वो आ जाएंगे। तो यूएस की यहां से भी ये जरूरत निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्लान बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि कल को वॉशिंगटन कह भी देता है कि मैं अपने फोर्स विड्रॉ कर रहा हूं, मैं तुम्हारे वॉर में नहीं लड़ूंगा, तो यूरोप के पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना वॉर स्वयं लड़े। दोस्तों, इसके लिए प्लानिंग पिछले साल ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब से ट्रंप ने नेटो के ऊपर फ्रेश एक अटैक शुरू किया है, तब से अर्जेंसी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जब से ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हड़पने की बात की है, तब से यूरोपियन यूनियन को क्लियर हो गया है कि हमें चीजों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पे जर्मनी हिस्टोरिकली वो देश था जो कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा अपोनेंट था, जो कहता था कि नहीं, किसी भी हाल में यूरोप बिना अमेरिका के अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाएगा, यूएस से हमें जुदा नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, अमेरिका के साथ ही चलना होगा। वो भी अब अग्री कर गया है कि यूरोप की सिक्योरिटी यूरोप स्वयं करे। यहां पे दोस्तों फ्रांस, जो कि ट्रेडिशनल चैंपियन रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, वो तो इसमें ऑलरेडी अलाइंड है ही, साथ में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स भी अलाइन हो चुके हैं। अब दोस्तों यहां पे जान लेते हैं कि इन प्रिंसिपल यूरोपियन नेटो बनाना एक तरफ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कुछ बॉटलनेक्स अभी भी मौजूद हैं। यूएस दोस्तों इनविजिबल बैकबोन देता है नेटो को, जिसमें यूरोप के पास उस प्रकार का स्केल नहीं है, जैसे कि जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस कैपेबिलिटी, स्पेस एसेट्स, ये सब उस प्रकार से यूरोप के पास नहीं है। आज भी जो यूक्रेन अंदर तक रशिया के हमला कर रहा है, वो पूरा का पूरा सैटेलाइट इंटेलिजेंस यूएस से आ रहा है। यूरोप के पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। यूक्रेन जो यूज कर रहा है वो यूएस का स्टारलिंक है, यूरोप के पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं है। ये बनने में टाइम लगने वाला है। तो यूरोप ऐसा नहीं है कि आज चाहे तो आज का आज यूएस को रिप्लेस कर सकता है, इसमें लगने वाला है समय। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एयर लिफ्ट और लॉजिस्टिक्स। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से यूएस के एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स हैं, वैसे ही उनके जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं और उस प्रकार के जो प्लेन्स हैं, वो किसी और के पास नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिड फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए।
तो वो कहां से इतने कम टाइम में आप फिलफिल कीजिएगा। तीसरा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल नोड्स यूएस अपने कंट्रोल में रखा है नेटो में, वो किसी भी हाल में ये अलाउ नहीं करने देगा कि इसके ऊपर यूरोपियन अफसर बैठ जाएं, तो वो दबाव बनाएगा नेटो में, जो यूरोपियन पार्टनर्स है उनको अंदर से तोड़ेगा, तो वो ये नहीं होने देगा। सबसे बड़ी समस्या ही यूरोप की पॉलिटिकल विल की कमी है, पॉलिटिकल यूनिटी की कमी है। एंड ऑफ द डे ये तो अलग अलग देश हैं, जिस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग फ्रैगमेंटेड है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, एक कोहेजन ही नहीं है, एक सिंगल यूनिफाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। इसमें दोस्तों 27 से अधिक नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं पूरे यूरोप में, डुप्लीकेटेड प्रोग्राम्स है, उन दोनों पूरे यूरोप को मिलकर 6th जनरेशन फाइटर बनाना है, उसमें भी एक जीसीएपी चल रहा है, एक एफसीएएस चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर चीज में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किसके देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, किसके देश में क्या टेक्नोलॉजी देगा, कौन क्या देगा, किसके पास कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो लैक ऑफ कोहेजन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूरोप में, जिसको अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है। जहां तक बात है, अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में होगी तो बहुत महंगा होने वाला है, तो कैसे आप आगे बढ़िएगा। एंड ऑफ द डे आप देख लीजिए, यूरोपियन डिफेंस इक्विपमेंट वेरी एक्सपेंसिव, कारण यूरोपियन मैन पावर बहुत महंगा है, हर तरीके से वहां चीजें बनाना महंगा है। आप रफाल ही देख लीजिए, इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है क्योंकि फ्रांस में असेंबली लाइन है, आर&डी इंजीनियर्स भी फ्रेंच हैं, उनकी सैलरी भी उसी प्रकार की है। तो कैसे आप एंड ऑफ द डे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनिएगा। यूरोप एंड ऑफ द डे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, डेफिनेटली अगर यूरोपियन यूनियन देखे तो अमेरिका को के साथ कॉम्पीट करता है, लेकिन फ्रैगमेंटेड है, तो आप कैसे मैच कीजिएगा। यहां पे यूरोपियन इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप का डेफिनेटली एक रोल है, जिससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्केल, कॉस्ट एफिशिएंसी यूरोप को मिलती है। तो यूरोप की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ इसलिए देख भी रही हैं, लेकिन अकेले इंडिया से इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला जब तक पॉलिटिकल कोहेजन पूरे के पूरे यूरोप में ना आए।